प्यारे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान में पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है जल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वाटर। हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे जल क्या है। जल का इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पूरे पृथ्वी में 100% में 75% भाग जल है। फिर भी क्या होता है, गर्मियों के दिनों में पानी की कमी बनी रहती है, या बोल सकते हैं पानी की समस्या बनी रहती है। अक्सर आप देखेंगे समाचार पत्र में, न्यूज़ चैनल में, टीवी में, मतलब कि न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में पानी की समस्या हर जगह बढ़ जाती है। आखिर इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? कई राज्यों में तो पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। राज्य में और कई गांवों में पानी की समस्या इतनी हो जाती है कि जानवर मरने लगते हैं, क्योंकि जानवर के लिए भी पानी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मनुष्य के लिए। यह सब संकट हमें कब झेलना पड़ता है? क्या ठंड में झेलते हैं क्या ये समस्या? नहीं, ये सब समस्या हम गर्मियों के समय में झेलते हैं। तो गर्मियों के समय में आखिर इतना पानी होने के बावजूद भी इतना भयानक संकट का सामना क्यों करना पड़ता है हमें? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं जल एक प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम प्राकृतिक मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है प्राकृतिक का? तो देखिए, प्राकृतिक मतलब जो चीज प्रकृति से आपको पहले से ही उपस्थित हो। प्रकृति मतलब जो चीज प्रकृति में पहले से ही उपस्थित होता है, या बोल सकते हैं बना हुआ है, उसे कहते हैं प्राकृतिक। इसे इंसानों ने बनाया, वह ये पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है। कहने का मतलब है कि इसे इंसानों ने नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है, और ये कहलाता है आपका प्राकृतिक संसाधन। अब यहाँ पे हम लोग एक और देखेंगे। देखो, ये चित्र देख रहे हो, जल एक प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए, इसमें पृथ्वी पर जल की उपलब्धता ये क्या दर्शा रहा है? सबसे पहले तो जो ये नीला में दिख रहा है, मतलब एक महासागर। तो ये वाला भाग जो है ये पूरा महासागर है, इतना जल इसमें भरा हुआ है। दूसरा है हिमखंड, जो ये ब्लू लाइन में दिख रहा है ना, ये है आपका हिमखंड। और उसके बाद ये वाला जो भाग बच गया छोटा सा, तीसरा, ये अन्य स्रोतों का जल है। यही लिखा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों में, मतलब समुद्र में पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल लगभग 97% भाग। तो ये जो महासागर है वो 97% भाग है। शेष जो बच गया 3% वो यहाँ से लिया गया है। और जो 2% है वो हिमखंडों के रूप में ध्रुवीय चोटियों पर, तथा जो 1% शेष बच गया वो नदियों, झीलों, तालाबों में तथा पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। इस भूमिगत जल का उपयोग हम कुएं खोदकर करते हैं। वायुमंडल में जल जलवाष्प, कोहरा तथा बादलों के रूप में पाया जाता है। आया समझ में पृथ्वी पर जल की उपलब्धता कि ये क्या है, ये संकेत क्यों दिया गया है, ये दर्शा रहा है कि ये कितने % भाग यहाँ पे लिया गया है। आगे देखिए, इसी में जल एक प्राकृतिक संसाधन में महासागरों के जल में नमक जैसे कई और पदार्थ, लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं। अब देखिए, समुद्र में जो पानी होता है उसमें लवण की मात्रा ज्यादा होती है। आप जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है ना। तो देखिए, यहाँ पे उसी को बताया है कि लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण जल खारा हो जाता है, इसलिए अब पीने, नहाने, कपड़े धोने, सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है। हिमखंडों के रूप में उपस्थित जल शुद्ध होता है, किंतु इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्य के लिए उपयोग में आने वाले जल की मात्रा बहुत कम है। यह लगभग 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर के बराबर है।
अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए कितना कम जल उपलब्ध है तथा यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए हमें इसका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, इसे बेकार ना बहाए। मतलब पानी की बचत करनी चाहिए क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये था आपका जल एक प्राकृतिक संसाधन। अब दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे, जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व। आप लोग सब जानते हैं कि जल कितना महत्व है हमारे जीवन में। बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो चलो महत्व को भी देख लेते हैं। जल सभी सजीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से लगभग 70% जल होता है। इसके लिए एक सारणी बनाया गया है, उस सारणी में चलते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, वस्तुएं दिया गया है, भार के अनुसार जल की लगभग प्रतिशत मात्रा। हाथी में उसके भार के अनुसार जल की मात्रा कितनी होती है, 80%। पेड़ में कितनी होती है, 60%। ब्रेड में कितनी होती है, 30%। और दूध में 95%। टमाटर में 90%। संतरा में 85%। आलू में उसके भार के अनुसार जल की मात्रा 80% होती है। ये उसके अंदर पाए जाने वाले पानी की मात्रा है। तो जल की मात्रा समझ में आया। आगे देखिए, स्वस्थ मनुष्य को पीने के लगभग, आप लोग तो सब जानते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, डेली आपको एक दिन में 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है और उतना आप लोगों को पीना चाहिए। नहीं पियोगे तो क्या होगा, शरीर में जल की कमी हो जाएगी। यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होता है। जल आमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण एवं शरीर में उसके संवहन के लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन जल निष्कासन मूत्र एवं पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए करते हैं। पसीने के रूप में जल का निकलना हमारे शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अतः हमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। जितना हो सके आप जल पीने की कोशिश किया कीजिए, जिससे शरीर की समस्त क्रियाएं संचालित हो सके। ठीक है, पौधों के लिए भी जल उतना ही आवश्यक है जितना कि जंतुओं के लिए। मैंने पहले ही बताया है, हर किसी के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितना हो सके पानी पीना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए।